गुड मॉर्निंग। चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मिनरल लिमिटेड हैज टू प्रॉफिट सेंटर ए एंड बी. ए ट्रांसफर्स ऑल इज आउटपुट टू बी. द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट फ्रॉम ए इज 5 अ यूनिट and fixed cost 1200 a month. Additional processing cost in B are 4 per unit for variable cost plus fixed cost 800 a month. Budgeted production is 400 unit a month and output of B sale for 15 rupees per unit. The range of price for which the transfer price based on standard full cost plus should be selected in order to motivate the managers of both profit center to both increase output and reduce cost. देखो, ए ट्रांसफर करता है बी को अपना सारा आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट ए की है 5 रुपी और फिक्स कॉस्ट है 1200 अ मंथ. और बी की प्रोसेसिंग कॉस्ट 4 रुपीज और उसकी फिक्स कॉस्ट है 800 अ मंथ. और 400 यूनिट मंथ का प्रोडक्शन होता है. तो ए की वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपी हो गई और ए की फिक्स कॉस्ट 1200 का मतलब हो गया 3 रुपीज पर यूनिट. ये उसकी फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट हो गया. लेकिन फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में हम कन्वर्ट करते नहीं है. बी का वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपीज और बी की सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज. अब 15 रुपए का सेलिंग प्राइस और 4 रुपए का बी का कॉस्ट है, यानी बी को 9 रुपी का मार्जिन बचता है. अब वो 9 रुपी का जो मार्जिन बचता है, तो 9 रुपी के मार्जिन में वो कितनी प्राइस पे, सॉरी 11 रुपीज का मार्जिन बचता है. 15 रुपए में बेचता है. 4 रुपए तो बी की कॉस्ट है पर्सनल और 15 रुपए में वो बेचता है. तो क्या कितना मार्जिन बचा उसके पास? 11 रुपए का मार्जिन बचा. इसमें उसको ए से इनपुट लेना है और कॉस्ट पे करनी है. अब बी का यदि आप चेक करो तो बी का क्या कंडीशन है? ए की 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है और बी के पास 15 माइनस 4 11 रुपीज का एक तरह से मार्जिन बच रहा है. बी मैक्सिमम बी क्या पे करेगा ए को? डेफिनेटली 11 रुपीज से कम. तभी बी के पास कुछ बचेगा, या कुछ ना भी बचे तो बी की जेब से कुछ नहीं लगेगा, यानी बी को लॉस नहीं होगा. बी को लॉस नहीं होगा तो बी के लिए मैक्सिमम प्राइस है लेस देन 11. एनी प्राइस दैट इज लेस देन 11 अपार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को बात ही नहीं करते. और ए के लिए जो भी प्राइस होगी वो एटलीस्ट 5 से ऊपर होगी. दैट इज द पॉइंट. खत्म. ये लो, ये रेंज आ गई 5.01 से 10.99. Question number 11. The Domino company has two decentralized division A and B. Division A has always purchased certain unit from B at 75 per unit. Division B planned to raise the price to 100 rupees per unit. Division A desires to purchase these units from outside supplier for 75 per unit, and Division B's cost as follows. Division B's variable cost per unit 70, annual fixed cost 15,000. Division A's purchase 1000 unit. If Division A buy from an outside supplier, the facilities Division B uses to manufacture these units will remain ideal. Would it be more profitable for the company to enforce the 100 rupees transfer price than to allow Division A to buy from outside supplier at 75 per unit? क्या हो रहा है? A always purchase certain unit from B at 75 per unit. A B से खरीदता है 75. Because Division B plan to raise the price to 100. B प्लान कर रहा है कि मैं ये 75 की ट्रांसफर प्राइस को 100 कर दूं. Division A desires to purchase these units from outside suppliers at 75. Division A बोलता है कि नहीं यार, तुम 100 कर दोगे तो हम आउटसाइड सप्लायर से खरीद लेंगे 75 में. B की वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपीज आ रही है और B का फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपीज है. डिवीजन ए परचेज 1000 यूनिट. डिवीजन ए 1000 यूनिट खरीदता है. लेकिन यदि डिवीजन ए बी से नहीं खरीदेगा तो बी की कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आइडियल हो जाएगी. मतलब बी के पास ए को बेचने के अलावा दूसरा कोई
ऑप्शन नहीं। बी के पास तो एक ही ऑप्शन है कि वो ए को बेचे, और ये कह रहा है कि यदि 75 से ऊपर दोगे तो मैं दो बाहर से खरीद लूंगा। तो कंपनी के लिए क्या ये बेटर है कि वो उसकी ट्रांसफर प्राइस को 75 से बढ़ा के 100 रुपीज कर दे? कंपनी के लिए पूछ रहा है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 70,000। बी की वेरिएबल कॉस्ट 70, और यदि वही 70,000 की वेरिएबल कॉस्ट जो बी को आ रही है उस पे वो प्रोडक्ट बन के किसको जा रहा है? ए को। तो कंपनी के लिए तो ए की जो इनपुट कॉस्ट है वो 70,000 हुई, जो बी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यदि बी नहीं देगा ए को तो बी प्रोडक्शन बंद कर देगा, और बी प्रोडक्शन बंद कर देगा तो भी बी की फिक्स कॉस्ट तो लगेगी। फिक्स कॉस्ट तो कभी भी खत्म ही नहीं होगी। तो ए चाहे ए से खरीदे, ए चाहे बी से खरीदे, या चाहे मार्केट से खरीदे, 15,000 की बी की फिक्स कॉस्ट तो लगेगी। तो उसको तो मैं हटा देता हूँ, वो हो गई इररेलेवेंट कॉस्ट। जो भी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में सेम रहती है या इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, वो हो गई आपकी इररिलेवेंट कॉस्ट। तो 15,000 का फिक्स कॉस्ट तो मैं इररिलेवेंट मान के हटा देता हूँ। अब बात आ रही है एज अ होल। एज अ होल कंपनी के लिए बेटर क्या है? तो सिंपली यूं सोचो, बी उसी का डिवीजन है, वो वही प्रोडक्शन घर में कर रहा है 70 रुपीज पे। ए भी उसी का डिवीजन है, ए वही यूनिट मार्केट से खरीद रहा है। क्या बेटर है कंपनी के लिए? घर में 70 में बनाए, अदरवाइज 5,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए डिवीजन ऑफ जी कॉर्पोरेशन ऑपरेटिंग एट कैपेसिटी has been asked by the division of G to supply it with electrical fitting number 26. The A division of G corporation operating at capacity asked by D division of G to supply it with electricity fitting number 26. A sell this part to its regular customer for 7.5 each. A अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक डिवीजन डी ने ए को अप्रोच किया कि हमें एक पार्ट चाहिए, जिसे ए अपने एक रेगुलर कस्टमर को 7.5 पे सेल कर रहा है। डी विच इज ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी इज विलिंग टू पे 5 ईच फॉर द फिटिंग। डी 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और वो ए को उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए 5 रुपए देने को तैयार है। डी विल पुट द फिटिंग इनटू अ ब्रेक यूनिट that it is manufacturing on essentially a cost plus basis for a commercial airplane manufacturer. डी उस पार्ट को एक ब्रेक यूनिट में लगाएगा जो किसी कमर्शियल एयरप्लेन मैन्युफैक्चर के लिए बना रहा है। ए हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिटिंग नंबर 26 ऑफ 4.25. द कॉस्ट ऑफ ब्रेक यूनिट एज यूनिट बिल्ड बाय डी फॉलोज। परचेज पार्ट आउटसाइड वेंडर से 22.5 में खरीदता है, ए से वो पार्ट खरीदेगा, वो 5 रुपए में खरीदेगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज आएगी, फिक्स्ड ओवरहेड 8 रुपीज आएगा, और कॉस्ट आएगी 49.5। डी believes the price concession is necessary to get the job. The company uses return on investment and profit in measurement of division and division's manager performance. यानी profit centers हो गए। Assume that you are division controller of A. Would you recommend that A supply fitting number 26 to D? Why or why not? Ignore any tax issue. आप A के डिवीजन मैनेजर हैं, क्या आप चाहेंगे कि आप वो पार्ट सेल करें डी को? आंसर इज वेरी मच क्लियर। आंसर इज वेरी मच क्लियर, नो, बिकॉज आई हैव अ रेडीमेड कस्टमर इन द मार्केट जो मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद रहा है 7.5 रुपीज पे। तो मैं एज अ प्रॉफिट मैनेजर, एज अ मैनेजर ऑफ द प्रॉफिट सेंटर, definitely will not transfer the part to division D at a lower price, that is 5 rupees.
Would it be the short-run economic advantage of G Corporation for the A division to supply the D division with fitting number 26 at 5? Short-term economic advantage. क्या ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक एडवांटेज है कि ए उसे पार्ट सप्लाई करे? अब इसमें क्या आंसर करेंगे? लैंग्वेज में जाना है बस। हाँ, कुछ तो दे रखा है। डी का सेलिंग प्राइस ही नहीं दे रखा। G would be 5.5 better in short run if A supplied D fitting to 5 the bracket unit was sold at 49. हाँ, कॉस्ट पे सेल करने की बात कर रहे थे। Assume that the 8 rupees per unit for fixed overhead and administration represents an allocation of cost D incurred regardless of the bulk unit order. G would lose 2.5 in cash flow for each fitting sold to D but gain 8 rupees from each bulk unit sold by D. सारा कुछ अजम्पशन पे, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस क्वेश्चन में। अब अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि डी ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, यदि डी को ये पार्ट ए से मिलेगा तो डी वो ब्रेक यूनिट बना पाएगा, और ब्रेक यूनिट बना के वो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर को सेल कर पाएगा। ए की जो डी की जो ये पार्ट की कॉस्ट दी है वो 49.5 है। इस 49.5 रुपी की टोटल कॉस्ट में एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड चार्जेस आ रहे हैं 8 रुपीस के। अभी डी ये नहीं बनाता, मान लो डी ये पार्ट नहीं बनाता, तो डी को 8 रुपए का ये कॉस्ट तो फिर भी लगेगा। लेकिन डी यदि ये पार्ट बनाता है और वो लोएस्ट प्राइस 49.5 में भी सेल करता है तो उसको ये 8 रुपीस रिकवर हो जाते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि डी विल सेल दिस पर्टिकुलर ब्रेक यूनिट इन 49.5. If D will sell it at 49.5, D is able to recover its fixed cost of rupees 8. But if D will not sell it और A उसे वो पार्ट सप्लाई नहीं करता और वो 49.5 में सेल नहीं कर पाता, तो D को जेब से 8 रुपए का खर्चा लग रहा है। अब मैं एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर क्या है सर? एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है कि ए वो पार्ट मार्केट में बेचे, क्योंकि मार्केट में बेचने के उसको 7.5 रुपीज मिल रहा है। लेकिन यदि वो पार्ट मार्केट में ना बेच के डी को देगा कितने में? 5 रुपीज में, तो ऑर्गेनाइजेशन को 2.5 रुपी का लॉस होगा। ऑर्गेनाइजेशन को 2.5 रुपीज का लॉस होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फिर डी के उस ब्रेक यूनिट को मार्केट में बेचेगा, जिससे उसको वो 8 रुपीज रिकवर हो जाएंगे। तो नेट में ऑर्गेनाइजेशन को 8 माइनस 2.5 5.5 रुपीज का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। वापिस समझो, ए मार्केट में बेच रहा है 7.5 में, नहीं बेच रहा, तो 7.5 का लॉस पूरा मान लेते। ए ने वो पार्ट दे दिया डी को, डी ने उस पार्ट को अपनी ब्रेक यूनिट में लगाया और ब्रेक यूनिट को मार्केट में बेचा। ब्रेक यूनिट को उसने मार्केट में बेच के 5 रुपए तो ए के पार्ट के लिए रिकवर कर लिए और 8 रुपए फिक्स कॉस्ट के रिकवर कर लिए। टोटल कितना रिकवर किया मार्केट से उसने? 13 रुपीज। उधर 7.5 रुपए का लॉस हुआ
इधर 13 रुपीज रिकवरी आई, तो 5.5 बेटर ऑफ हो गया। यदि यहाँ पे डी ये पार्ट नहीं बनाता तो क्या होता, 22.5 भी नहीं लगेगा, 5 रुपए भी नहीं लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपीज भी नहीं लगेगी, लेकिन 8 रुपए की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो लगेगी, 8 रुपए का लॉस। उसने ये पार्ट बनाया तो उधर 7.5 का लॉस, वो पार्ट इसको कितने में मिला, 5 में। तो वो जो 7.5 का लॉस हुआ वो 5 रुपए यहाँ पे रिकवर हो गया और 8 रुपए इसकी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो गई। तो टोटल इसने 13 रुपीज रिकवर कर लिए और उधर कंपनी ने 7.5 रुपी लूज कर दिए। तो कंपनी 5.5 रुपी बेटर ऑफ हो पाई है। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर बिहेवियर डिफिकल्टीज इफ एनी इन दिस सिचुएशन। क्या डिफिकल्टी है? डी के मतलब ऑर्गेनाइजेशन जी कॉरपोरेशन के कंट्रोलर्स को ए को मनाना पड़ेगा। थोड़ा भी है लेकिन फिर भी उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जो मार्केट से आ सकता है वो नहीं आएगा। तो मेन डिफिकल्टी है ए को कन्विंस करना कि शॉर्ट रन में तो इसे कंटिन्यू कर ले। रीड दिस, एक बार क्वेश्चन रीड करें। Mother company has two business. X unit engage into telemarketing and Y unit focusing on business analytics. Recently, the CEO was reviewing the half yearly financial data, which had the following key indices. Turnover of X unit at 90% capacity utilization, 250 lakh. Turnover of Y unit at 60% capacity utilization, 550 lakh. Profit margin of X and Y is 18 and 15%. Present number of shared employees from X unit to Y unit on requirement basis is 10. Number of hours required on cross training of one employee and the rate per hour approx 10 hours at 3000 per hour. The CEO's next half year overall target for the company is 12 lakh with a profit margin of 18% for the company as a whole. However, the X unit head had told categorically to the CEO that he cannot spare any additional employee as the X is working as optimum capacity. The Y unit head, on the other hand, find it cost effective to cross train employee of X for a specific task instead of hiring directly from the market. Analyze the strategic problem that mother company is facing. List out some suggestions. X
क्या कर रही है, टेली मार्केटिंग का काम, और वाई का है बिजनेस एनालिटिक्स का काम। एक्स ऑलरेडी 90% पे काम कर रहा है और वाई 60% पे काम कर रहा है। Present number of shared employee from X unit to the Y unit on requirement basis 10 employees. Presently X के 10 employees Y के पास जाते हैं. Number of hours required on cross training for of one employee at the rate per hour approx 10 hours is 3000 per hour. 3000 per hour की rate पे cross training होता है. The CEO's next half year overall target of the company is 1200 lakh. 1200 lakh का ओवरऑल टारगेट है सीईओ का पूरी कंपनी के लिए. प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 18% ऑफ द कंपनी एज अ होल. हाउएवर एक्स सीईओ को बोलता है कि मैं अपने और कोई भी एडिशनल एम्प्लॉय को स्पेयर नहीं करूंगा. मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को अब स्पेयर नहीं करूंगा. अब वो स्पेयर नहीं करेगा तो बाहर से लेना पड़ेगा, और वाई कहता है बाहर से लेना प्रॉफिट इफेक्टिव नहीं है. पहले तो देखते हैं कि क्या वो 1200 लाख का टारगेट पूरा हो सकता है क्या. एक्स काम कर रहा है 90%, 250 लाख. 100% पे करेगा तो कितना होगा. एक्स यदि 100% पे करेगा तो कितना होगा. 277, 78 राउंड ऑफ. और वाई 100% पे करेगा तो कितना होगा. 550, 60% पे कर रहा है. दोनों मिला के तो भी आ रहा है आपका 1194. तो 1200 के टारगेट पे जाने में, जो कि फिर भी शॉर्ट रह जाएगा, दोनों डिपार्टमेंट को अपने 100% पे काम करना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो. और दोनों डिपार्टमेंट यदि 100% पे काम करेंगे तो हम फुल कैपेसिटी पे जा पाएंगे, और 18% का हमें उस पर टारगेट चाहिए. जबकि वाई अभी 15% के प्रॉफिट मार्जिन पे ही काम कर रहा है. तो कंबाइंड मार्जिन इनका नियर अबाउट 16% आ रहा है, जबकि हमें कंबाइंड मार्जिन इनका कितना चाहिए, 18%. तो पहला चैलेंज तो हमारे लिए यही है कि इनके मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए. ये पूछ रहे हैं ना स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है. तो पहला स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम तो यही आ रहा है कि टोटल ओवरऑल कैपेसिटी मिला के भी 100% कैपेसिटी पे भी काम करेंगे तो भी ये 1200 लाख पे नहीं टच कर पा रहे हैं. सेकंड, इनका ओवरऑल मार्जिन जो करंटली ऑन एन एवरेज 16% है, उसे 18% पे स्विच करने के लिए हमें और एफर्ट्स डालने होंगे और कॉस्ट कटिंग करनी होगी, प्रॉफिट बढ़ाना रहेगा. फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि एक्स ऑलरेडी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो वो अपने वर्कर्स को वाई के लिए रिलीज नहीं करेगा. ये डेटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 1194 फुल कैपेसिटी हो गया. करंट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 16%, और प्रॉफिट एट फुल कैपेसिटी पे भी जाए तो 188 का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि इनके 18% के आसपास नहीं है. नाउ calculation revealed that the X unit is a low margin, high manpower oriented unit, as its overall contribution is just 35% share of the overall company, whereas the Y is a high margin, low manpower oriented unit and its share is 65%. मतलब टोटल जो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन है हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें Y का कंट्रीब्यूशन, Y का सपोर्ट ज्यादा है, और Y लो एम्प्लॉय बेस्ड है. So it is clear that the strategic problem being faced by mother company is concerned with divisional performance measure in term of goal congruence. The CEO target for the next half year is really ambitious, and this can be achieved only if goal congruence is met by the head of both unit. एक तो overall revenue target 1200 to be achieved by cracking up the utilization of each division at 100%. Still 6 लाख कब रह जाएगा. Company's profit margin of 16% be increased by 2%. तो कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा. और क्रॉस ट्रेनिंग कैन बी हेल्पफुल इन प्रॉफिटलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. क्रॉस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो इसके लिए एक्स मना कर रहा है. वाई शुड फोकस ऑन फर्दर कॉस्ट रिडक्शन एंड इंप्रूव इज परसेंटेज ऑफ
प्रॉफिट मार्जिन। तो बहुत वर्बल सा डिसीजन मतलब होता है ना, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम में एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस का कोई प्रॉपर फ्रेम्ड आंसर नहीं हो सकता। कि आप कैसे एनालाइज करके दे रहे हैं तो आपके व्यू पे डिपेंड करता है। सेम विद दिस। हाँ, जिसमें आपको एनालाइज करके थ्योरीज सजेस्ट करनी है। Which one of the following is not considered as a method of transfer pricing? नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड है, बिल्कुल है। मार्केट प्राइस भी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है, जितना लूज कर रहे हो। फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है, या तो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड है। हाँ। मेथड ऑफ प्राइसिंग व्हेन टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड टू, टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज हो रहे हैं तो ड्यूअल प्राइसिंग मेथड हो गया। हाँ। The Eastern division sell goods internally to the Western division of the same company. The quoted external price is 200 plus transportation. It costs 20 per ton to transport the goods to Western. Eastern's actual market cost per ton to buy the direct material to make the transferred product is 100. Actual per ton direct labor is 50. Other actual cost of storage and handling are 40. The company president select 220 transfer price. This is an example of, कंपनी ने 220 मार्केट प्राइस रखी है, किस चीज का एग्जांपल है? नहीं, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो कम आ रही है। 100 प्लस 50 प्लस 50, कॉस्ट इज जस्ट 190। इट इज मार्केट। मार्केट प्राइस कितनी है? 200 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपीज, 220। दैट्स मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। Division P transfer its output to Division Q at variable cost. Once a year, P charges a fixed fee to Q, representing an allowance for P's fixed costs. कौन सी है? Tariff वाली, two-part tariff transfer pricing. In which of the following circumstances is there a strong argument that the profit center accounting is a waste of time? Profit center accounting is a waste of time. किस सिचुएशन में? D. If there is no similar product sold on the market. External market में जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता तब प्रॉफिट सेंटर क्यों बना के बैठे हो? क्योंकि कभी भी उसका प्रॉफिट पे जजमेंट आप ले ही नहीं सकते। पॉपुलर मैटर ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज करेक्ट। इट्स, हाँ, पॉपुलर कौन सा है? प्रॉफिट सेंटर के लिए मार्केट प्राइस मेथड, प्रॉफिट सेंटर्स के लिए मार्केट प्राइस मेथड सबसे पॉपुलर मेथड। जस्ट कंपेयर मार्केट प्राइस और बताओ। अब नेगोशिएट करेंगे ना, तो पहले तो नेगोशिएटेड प्राइसिंग मेथड कब आता है? वो भी मार्केट प्राइस होती है तो नेगोशिएटेड मार्केट प्राइस मेथड। डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर होता तो ये चैप्टर ही नहीं होता। बनाओ, कॉस्ट पे ट्रांसफर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? स्कीमिंग प्राइसिंग मेथड। ये तो आप देखेंगे इसके कुछ। M group has two division, P and Q. Division P manufactures an item that is transferred to Q. The item has no external market and 6,000 units produced are transferred internally each year. The cost of each division are as follows. Variable cost or fixed cost each year. Head office management decided that the transfer price should be set that provides a profit of 30% to division P. What should be the transfer price? डिवीजन पी को 30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए।
तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? हाँ, 100 तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है और 20 रुपए उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6,000, तो 120 रुपए। नहीं, 30,000 का प्रॉफिट चाहिए ना। तो 30,000 का प्रॉफिट का मतलब हो गया 6,000 यूनिट ट्रांसफर करने पे 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब पर यूनिट 5 रुपी प्रॉफिट चाहिए। तो इट बिकम 125। 120 पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, 5 रुपी पर यूनिट उसको प्रॉफिट चाहिए, दैट्स 125। Minimax Limited fixes inter-divisional transfer price for its product on the basis of cost plus return on investment. ROI कितना चाहिए? 28%। तो फिक्स को असेट, करंट असेट, डेटर तीनों का मिला के 28%, 15 लाख का 28% प्लस 8 लाख की फिक्स कॉस्ट, 12 लाख। 12 लाख 20,000 इसके कवर होने चाहिए 4 लाख यूनिट से, डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, 13.0 का। क्लियर? ओके। नाउ सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। Mrs. Bright Star has two divisions, Bright and Star. Bright manufactures an intermediate product for which there is no intermediate external market. Star incorporates this intermediate product in the production of the final product. The expected unit of the final product, which a Star division estimates it can sell at various selling price as follows. Star incorporates this intermediate product in the production of the final product. The expected unit of the final product which a Star division estimate it can sell at a various selling price. Fine. The cost of each division are as follows. Variable cost per unit Bright and Star, a fixed cost per annum. The transfer price is 350 for the intermediate product and is determined on a full cost plus basis. ठीक है। ब्राइट जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में सेल नहीं कर सकता, उसे स्टार को देना है। स्टार उसे मार्केट में सेल कर सकता है एट गिवन सेलिंग प्राइस एंड कितना कितना क्वांटिटी। क्या चाहते हैं? प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ ईच डिवीजन इन द कंपनी एज अ होल फॉर वेरियस सेलिंग प्राइस। ब्राइट की कॉस्ट क्या आ रही है? 110। 110 कितना यूनिट्स, तो वो हर यूनिट पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इतने सारे स्टेटमेंट बनाने हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, तो आप सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन पे जाना। ट्रांसफर प्राइस 350 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 110, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 240। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन 240 को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 24 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट, इट इज इन लॉस। ऐसे फिर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एंड देन फाइंड आउट ब्राइट का क्या प्रॉफिटेबिलिटी आता है। तो आई थिंक 60,000, 40, 50,000 के आसपास जाके प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो ब्राइट का बनेगा। स्टार, स्टार की बात करेंगे तो स्टार के लिए 70 तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस 350, प्लस 350 ट्रांसफर प्राइस 350 है, प्लस 350 ब्राइट से आ रहा है, तो उसका कॉस्ट हो गया 420। अब 420 और सेलिंग प्राइस 1000, सेल होगी 10,000 यूनिट, फिर 900, दिस। दूसरा क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं? स्टेट विच सेलिंग प्राइस मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द ब्राइट डिवीजन एंड कंपनी एज अ होल and comment on why later selling price is not selected by Star division.
State which transfer pricing policy will maximize the company's profit under a divisional organization. कंपनी का प्रॉफिट किस पे मैक्सिमाइज होगा? तो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा? आपको, जब ब्राइट लिमिटेड का कोई मार्केट ही नहीं है, तो कॉस्ट, फुल कॉस्ट पे या टोटल कॉस्ट पे उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए. डिवीजन ए बी वेरिएबल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस at market value, fixed costs, profit, selling price. Division A can sell externally 20 per unit on transfer internally to Division B at 20 per unit. Division B receives an offer from a customer of 30 per unit for its final product. Sorry. डिवीजन बी को 30 पे ऑफर कैसे मिल सकती है? डिवीजन बी की तो कॉस्ट ही वैसे बहुत ज्यादा है. कुछ भी. वुड डिवीजन बी एक्सेप्ट? हाँ भाई, बी की सेलिंग प्राइस तो 70 रुपीज दे रखा है. चलो एनीवेज, जो बोला है बात मान के चलते हैं. बी को 30 रुपीज पे एक्सटर्नल मार्केट से कस्टमर से ऑफर मिली है, क्या वो इस करंट ट्रांसफर प्राइस में ये ऑफर एक्सेप्ट करे? आंसर नो, क्योंकि बी की वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए आ रही है और 20 रुपए ट्रांसफर प्राइस आ रही है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 35. तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट इट. फिनिश. इज दिस करेक्ट डिसीजन फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू? नो, इट्स नॉट अ करेक्ट डिसीजन. क्यों? क्योंकि ए की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, बी की वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है. दोनों के मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट 25 है. 30 में ऑफर मिल रहा है तो भी 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसीजन एक्सेप्ट ना करके गलती कर रहे हैं. बी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू ए ट्रांसफर ही नहीं करेगा. जब बी बेच ही नहीं रहा बाहर, बी ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल पार्टी का, तो उसे ए से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब वो ए से लेगा ही नहीं, तो ए का तो मार्केट में सेलिंग प्राइस है. अब यहाँ पे अजम्पशंस डालनी पड़ेगी. हाँ, डिवीजन ए कैन सेल एक्सटर्नली, तो भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेटर ऑप्शन नहीं है. क्यों नहीं है? ए 10 में बना रहा है, 20 में मार्केट में बेच रहा है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है. यदि वो 10 में बना के 10 में ही बी को दे दे और बी फिर उसे मॉडिफाई करके 15 रुपए और खर्च करे, तो टोटल कॉस्ट 25 रुपए आती है. मार्केट में 30 में बिकती है तो 5 रुपए का ही प्रॉफिट होता है. सो इफ ए इज वर्किंग एट इट्स फुल कैपेसिटी, देन दिस ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड और ए को अपना बना के मार्केट में ही सेल करना चाहिए. ए के पास यदि स्पेयर कैपेसिटी है जो वो मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो स्पेयर कैपेसिटी बी को 10 रुपीज की कॉस्ट पे ट्रांसफर करे और बी इस ऑफर को 30 रुपीज पे एक्सेप्ट करे. आगे क्लैरिटी पूरी? नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? डिवीजन ए हैज सरप्लस कैपेसिटी? क्वेश्चन मार्क. ये बता रहा होगा. ये बता रहा है कि डी के पास सरप्लस कैपेसिटी है. ये पॉइंट बी का पार्ट है, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए. In this correct, is this correct decision if in company's point of view if D has surplus capacity? If A has surplus capacity, तो हमने आंसर बोल ही दिया. If A has surplus capacity, then this decision is wrong. A should transfer at cost and B should accept the offer. 5 रुपए का स्पेयर प्रॉफिट आएगा. लेकिन if A is operating at full capacity, then this decision is correct. ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने का डिसीजन इज करेक्ट, क्योंकि उस ए को 20 रुपीज में मार्केट में बेचने दो, उसको डिस्टर्ब ना करो. एम इज अ प्रॉफिट सेंटर, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल ही किया है हमने, तो वही निकाल के
Fourth, X Limited, a manufacturing company, has two divisions, A and B. Division A produces one type of product X, which is transferred to Division B and also sells externally. Division B has been approached by another company which has offered to supply 2500 unit of product X for 35 each. The following detail for Division A are available. Sales revenue, sales to Division B at the rate of 40 per unit, external sales at the rate of 45 per unit. Variable cost 22, fixed cost profit. If Division B decides to buy from the other company, what will be the impact of the decision on the profit of Division A and X Limited, assuming external sale of product X cannot be increased? सीधा सीधा प्रॉफिट कम हो जाएगा और क्या होगा? सिर्फ इसकी एक्सटर्नल सेल ही हो पाएगी. पहले तो देखो यूनिट कितनी बेच रहा है ये एक्सटर्नली, निकल जाएगी ना. 2,70,000 डिवाइडेड बाय 45 रुपीज, 6,000 यूनिट. तो वेरिएबल कॉस्ट फिर एक्सटर्नली की लगेगी सिर्फ. तो 6,000 इंटू 22 वेरिएबल कॉस्ट 132 प्लस फिक्स कॉस्ट 1 लाख, 232 माइनस 270 का सेल, तो 38,000 का प्रॉफिट होगा. बस. भाई जब बी इससे खरीदने को तैयार नहीं है, Division B approached by another company which has offered to supply 2500 unit of X at 35, और ये दे रहा है उसको 40 में, तो ये 35 ले रहा है, तो डेफिनेटली ए को भी लॉस होगा. जो भी डिवीजन है ये हमारा एक्स, एक्स लिमिटेड को, एक्स डिवीजन ए को लॉस होगा. ये बी को अभी कितने में दे रहा है? जब बी इससे लेगा ही नहीं, वो पूरा का पूरा यूनिट नहीं बनाएगा, तो वो 40 में बेच रहा है, 22 में बना रहा है, 18 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा 18 रुपीज का प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सटर्नल सेल इससे ज्यादा है ही नहीं. एक्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. इससे बढ़िया बी को 35 पे सेल कर दे, तो भी उसको प्रॉफिट है. ये पूरा एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन के साथ बना के देना रहता है. अब कैलकुलेशन सारे अपने, सारे व्यूज, ये पूरा चैप्टर वही डिसीजन का है. डिसीजन में आपको सारे व्यूज जो भी निकल के आ रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा हुआ तो ऐसा है, ये सब कैलकुलेशन है. और जहां चीजें नहीं दी वहां अजम्पशन माननी है. हाँ. डिवीजन ए ट्रांसफर 1 lakh unit of a component to division B each year. The market price of component is 25. Division A's variable cost is 15 rupees per unit. Division A's fixed cost are 5 lakh unit, 5 lakh each year. What price be credited to Division A for each component that is transferred to Division B under dual pricing? Based on marginal cost and market price. बता ही दोगे हो तो. Marginal cost कितना है? Market price 25 और marginal cost 15 rupees. Two-part tariff where Division B have agreed that the fixed fee will be 2 lakh. तो fixed fee 2 lakh है. Two-part tariff में क्या लेते हैं? Cost plus fixed fee. तो cost 15 रुपए, fixed fee 2 lakh rupees. M Limited has been offered supplies of special ingredient B at a transfer price of 15 rupees per kg by H Limited, which is part of the same group of companies. H Limited processes and sells special ingredient Z to customer external to the group at 15 per kg. H Limited bases its transfer price on cost plus 25% profit markup.
Total cost has been estimated at 75% variable and 25% fixed. Discuss the transfer price at which H Limited should offer to transfer special ingredient B to M in order that the group profit maximization decision may be taken on financial ground in each of the following situation. X Limited has an external market for all its product for special ingredient B at a selling price of 15 rupees. Internal transfer to M would enable 1.5 per kg of variable packing cost to be avoided. ठीक है. M Limited का ट्रांसफर प्राइस उन्होंने 15 रुपए फिक्स किया. नहीं, पैकिंग चार्जेस लगेगा नहीं. पैकिंग चार्जेस अवॉइडेबल है इंटरनली करेंगे तो. H Limited, which is part of the same group of company, H Limited processes and sell special ingredients that to customer external to the group at 15 per kg. H Limited bases its transfer price on the cost plus 25% profit markup. Total cost has been estimated 75% variable and 25% fixed. क्या करना चाहिए? उसे 15 रुपीज में मार्केट अवेलेबल है. नहीं, 13.5 में दे देना चाहिए. इंटरनली देना है तो उसको ट्रांसफर प्राइस 13.5 में दे देनी चाहिए. अब 13.5 में देने का मतलब 15 रुपए में मार्केट में बेच रहा है ना. इससे बेटर 13.5 में देना चाहिए क्योंकि मार्केट में बेचने पे उसको पैकिंग चार्जेस भी लग रहा है जो इंटरनली नहीं लगेगा. Condition as per 1 but H Limited production capacity of 3000 kg of special ingredient B for which no external market is available. यदि नो एक्सटर्नल मार्केट इज अवेलेबल तो वेरिएबल कॉस्ट पे ही दे देना चाहिए. 75%. ये वो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, वैसे ही क्वेश्चन थे सारे. ये सारे वैसे ही क्वेश्चन. विल यू ट्राई इट? एक बार डिस्कस करने लायक है बस, बाकी और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में. प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है मतलब जो आपको वर्बली आंसर करने का है. एक बार एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं. वी हैव एनी ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन? पहले तो था ना ये. हाँ, उनसे तो मतलब भी नहीं है देखने में. हर बार जब नया सिलेबस आता है तो हम उसी में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा. सेम विद अभी सी